हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी में आज हम अध्याय 2 नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास शुरू करने जा रहे हैं। अगर इसके मुख्य टॉपिक देखें तो इसमें पुंकेसर, उसके बाद लघु बीजाणु धानी की संरचना और इसका परिवर्धन, फिर है लघु बीजाणु जनन, उसके बाद पराग कण की संरचना, फिर है नर युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्धन, फिर अंडप यानी स्त्री केसर, उसके बाद बीजांड या गुरु बीजाणु की संरचना व प्रकार, फिर गुरु बीजाणु जनन, फिर भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। तो इसमें से सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पुंकेसर। इस पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। ध्यान रखिए पादप का नर जननांग है या नर जननांग की भांति कार्य करता है। इसके आपको 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। ये जो पतला धागे के समान भाग आपको दिख रहा है ये पूतंतु कहलाता है, और ये जो आपको भाग दिख रहा है ये पराग कोश। और इस पराग कोश की जो पालियां होती है उन पालियों को जोड़ने वाली संरचना योजी होती है, और इस योजी में सवन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो पुंकेसर के 3 भाग अपन देख रहे हैं, पूतंतु, योजी और परागकोश। ये जो परागकोश है वो द्विपालित यानी इसमें 2 पालियां होती है, और चतुर्कोष्ठीय यानी 4 कोष्ठ होते हैं। जैसे ये देखें अपन, ये इधर वाली पहली पाली और इधर वाली ये दूसरी पाली। ये पहला कोष्ठ, ये दूसरा कोष्ठ, ये तीसरा कोष्ठ और ये चौथा कोष्ठ। तो परागकोश द्विपालित और चतुर्कोष्ठीय होता है। अच्छा, अब याद रखना प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी या परागपुट होता है, यानी ये पहली लघु बीजाणुधानी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो इस प्रकार परागकोश द्विपालित, चतुष्कोष्ठीय और प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी होती है। तो अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लघु बीजाणुधानी या परागपुट की संरचना। तो इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं, सबसे पहले अगर अपन इसकी भित्ति देखें, दीवार देखें, तो इस दीवार में अपन को 4 परतें दिख रही है। सबसे बाहर वाली बाह्य त्वचा, उसके अंदर वाली अंतःस्थिशियम, उसके अंदर वाली मध्य स्तर, और ये सबसे अंदर आपको दिख रही है ये होती है टेपिटम या कोशोत्तर। तो इसकी भित्ति 4 परतों से बनी है। ये वापस एक लघु बीजाणुधानी का डायग्राम हमने बनाया है। तो इसमें जो सबसे बाहर आपको दिख रही है वाली, ये सबसे बाहर वाली जो परत आप देख रहे हैं, इस परत को कहते हैं बाह्य त्वचा। ये एक स्तरीय कोशिकाओं की बनी होती है, पतली होती है, और ये वाकई में सुरक्षात्मक आवरण है, सुरक्षा का कार्य करती है। इस बाह्य त्वचा के नीचे ये जो आपको दिख रही है ये वाली परत, इसकी कोशिकाएं आप देख रहे हैं बहुत बड़ी आकार की है। तो ये जो पूरी की पूरी परत है ये कहलाती अंतःस्थिशियम। ये भी एक स्तरीय मोटी होती है, यानी कोशिकाओं की एक स्तर की बनी होती है। अच्छा, इसकी कोशिकाएं आकार में बड़ी भी होती है, लेकिन सबसे खास बात, इनकी कोशिकाओं में एल्फा सेल्यूलोज से बनी रेशेदार पट्टियां होती है। यहाँ रेशेदार पट्टियां किसकी बनी होती है? एल्फा सेल्यूलोज। तो ये जो आप देख रहे हैं लाल लाल अपने लाइन द्वारा दर्शाया है, ये रेशेदार पट्टियां हैं। और इन रेशेदार पट्टियों में ध्यान रखिए एक खासियत होती है, विशेषता होती है, ये आर्द्रताग्राही होती है। यानी जब मौसम में आर्द्रता होती है तो ये पट्टियां जल अवशोषण करके कोशिका को फुला के रखती है। लेकिन जैसे ही मौसम शुष्क होता है तो इनमें जो जल वाष्प थी वो वाष्पित हो जाती है, जिसके कारण ये कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने से इस लघु बीजाणुधानी पर एक तनाव पैदा होता है, और ये लघु बीजाणुधानी यहाँ से दरार के रूप में फट जाती है। इससे यहाँ जो परागकण होंगे वो परागकण इससे बाहर निकल जाएंगे। ये क्रिया लघु बीजाणुधानी का स्फुटन कहलाती है। तो ये रेशेदार पट्टियां लघु बीजाणुधानी के स्फुटन में सहायता करती है। इसके बाद तीसरी परत आप देख रहे हैं मध्य स्तर। ये 1 से 3 स्तरीय कोशिकाओं का बना होता है, और ये अल्पकालिक होता है, यानी थोड़े समय बाद में सूख कर नष्ट हो जाता है। अब सबसे अंतिम परत आती है टेपिटम या पोषूतर। ये जो सबसे अंदर आपको दिख रही है गोलाकार परत, ये है टेपिटम। तो ये सबसे आंतरिक परत है, गोलाकार है, और ये एक स्तरीय, यानी ये भी कोशिकाओं की एक स्तर की बनी होती है। इसमें जीव द्रव्य काफी सघन होता है, गाढ़ा होता है, और ये बहुकेंद्रिकीय होती है। अच्छा, इसमें एक खास बात और है, इस टेपिटम के अंदर अपन को वसा से बनी हुई कुछ गोलाकार कणिकाएं दिखाई देगी। इन कणिकाओं को प्रोयूबिस्काई कहते हैं, और जब ये प्रोयूबिस्काई और स्पोरोपोलेनिन आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं,
तो बनने वाली संरचना युबिसकाई कहलाती है। और ये युबिसकाई परागकणों की बाह्य परत का निर्माण करती है। अब अपन पढ़ते हैं टेपिटम के कार्य। तो टेपिटम का पहला कार्य है परागकणों को पोषण देना, यानी यहाँ जो परागकण बनेंगे उनको पोषण टेपिटम ही देती है। इसी कारण अगर परागकणों के बनने से पहले टेपिटम निष्क्रिय हो जाए तो परागकणों को पोषण मिलेगा नहीं और परागकण में जनन की क्षमता नहीं आएगी, परागकण बंदी हो जाएंगे। अच्छा, और ये परागकणों का जो बाह्य परत है, बाह्य चोल है, उसका निर्माण भी करती है और परागकणों पर पोलन कीट का स्त्राव करती है। अब टेपिटम ध्यान रखना पोषण के आधार पर, अभी पढ़ा परागकणों को पोषण देती है, इसके आधार पर दो प्रकार की है, अमीबीय और स्त्रावी। अमीबीय कब कहेंगे? अगर ये कोशिका जो टेपिटम की है ये यहाँ से निकलकर यहाँ पर बीच में अमीबा के समान गति करेगी और फिर फट जाएगी, तो इसमें भरा पोषक पदार्थ परागकणों के चारों ओर फैल जाएगा, तो कहलाएगी अमीबीय। स्त्रावी ग्रंथि कब कहेंगे? ये कोशिका यहीं पर रहेगी और अपने में से पोषक पदार्थों का धीरे धीरे स्त्राव करती रहेगी, जिससे परागकणों को पोषण मिलता रहेगा। ये दो प्रकार की हो गई, अमीबीय और स्त्रावी। अब यहाँ सबसे अंदर क्या होता है? ये तो अपन इसकी भित्ति पढ़ी थी जिसमें 4 परतें पढ़ी अपन ने। अब यहाँ अंदर क्या है? यहाँ अंदर होता लघु बीजाणु जन उत्तक, और इस उत्तक की प्रत्येक कोशिका कहलाती है लघु बीजाणु जन या लघु बीजाणु मातृ कोशिका, और ये कोशिका 2n होती है और इसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से परागकण का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं लघु बीजाणु धानी का परिवर्तन, यानी अभी जो लघु बीजाणु धानी पढ़ी उसका विकास कैसे होता है। तो ध्यान रखना, लघु बीजाणु धानी का विकास सुबीजाणु धानीय प्रकार का होता है। सुबीजाणु धानीय प्रकार में क्या होता है? इसमें एक से अधिक लघु बीजाणु धानी प्रारंभिकाएं बनती है, जिसके कारण एक से अधिक लघु बीजाणु धानी का विकास एक साथ होता है, तो उसे कहते हैं सुबीजाणु धानीय परिवर्तन। अब वो कैसे होता है? तो सबसे पहले अविभजित कोशिकाओं का समूह बनता है और इस समूह की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इस कोशिका को प्रपसु कोशिका कहते हैं, जो ध्यान रखना 2n होती है। और इस प्रपसु कोशिका में परिणत विभाजन होता है जो समसूत्री प्रकार का होता है, और इस प्रपसु कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। एक को कहते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका जो 2n होगी, और दूसरी कहलाएगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो भी 2n होगी। अब ये प्राथमिक द्वितीय कोशिका में क्या होगा? इसमें बारंबार समसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण लघु बीजाणु धानी की भित्ति मतलब बाह्य त्वचा, अंतस्टिशियम, मध्य परत और टेपिटम का निर्माण होगा, और ये सारी की सारी कैसी होगी? 2n। विभाजन कौन सा हो रहा है? समसूत्री। तो ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनी जो 2n है, इसमें भी समसूत्री विभाजन होगा और इसमें विभाजन से बनेगा लघु बीजाणुजन उत्तक। तो ये था लघु बीजाणु धानी का परिवर्तन। अब पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन। तो ये जो अपन ने पढ़ा था लघु बीजाणु उत्तक, जिसकी प्रत्येक कोशिका को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लोग कैसे? ये मान लो अपन ने इस उत्तक की एक कोशिका ली है जिसका नाम है लघु बीजाणु जन या लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ये 2n होगी। अब इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होगा और इस एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनेगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो चारों कोशिकाएं n होगी, और इन्हें चारों की चारों जो कोशिकाएं हैं वो कैलोज की भित्ति से आपस में चिपकी रहेगी। इस कारण इस पूरी संरचना को लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। फिर इसके बाद में जब इस चतुष्क के बीच की कैलोज की भित्ति गल जाएगी, तो गलने पर चारों परागकण एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं लघु बीजाणु चतुष्क है। ये ध्यान रखना 5 प्रकार का होता है। डायग्राम आप देख रहे हैं। पहला चतुष्फलकीय, दूसरा समद्विपार्श्विक, तीसरा क्रोशित, चौथा टी आकार और 5वां रेखिक। चतुष्फलकीय में इसमें देखिए हालांकि 4 है, 3 अपन को दिख रहे हैं पीछा इसके, चौथा इसके पीछे होता है। ये होता अधिकांश द्विबीजपत्री में। समद्विपार्श्विक अगर ऐसा हो गया तो चारों को चारों आमने सामने, ये होता है एक बीजपत्री में। क्रोशित में क्या होगा? ये 3 तो अपन को दिख रहे हैं और चौथा इसके नीचे की ओर होगा, सबसे नीचे वाली कोशिका इसके जस्ट पीछे यहाँ पर, तो ये होगा अपने मैग्नोलिया के अंदर। और ये टी आकार का दिख रहा है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये होता है
एस्टोलिया के अंदर, और इस प्रकार चारों एक ही रेखा में आगे तो रेखी, ये होता है एलोफिला के अंदर। अच्छा, अब इस चतुष्क लघु बीजाणु चतुष्क संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें और सुनिए। पहला, परागपिंड या पोलिनियम, ये होता है आक या आर्किड में। इसमें क्या होता है, एक लघु बीजाणु धानी के सभी परागकण आपस में चिपक जाए। लघु बीजाणु धानी जितने परागकण बनेंगे सब आपस में चिपक जाए तो वो कहलाएगा परागपिंड या पोलिनियम। तो संयुक्त परागकण किसमें होता है, ड्रोसेरा और टाइफा में। इसमें सभी नहीं चिपकते हैं बल्कि अनेक परागकण आपस में चिपक जाए। लघु बीजाणु धानी के कई सारे परागकण आपस में चिपक जाए तो बनेगा संयुक्त परागकण। बहुबीजाणुकता क्या होती है, अपन ने पढ़ा था लघु बीजाणु चतुष्क में 4 लघु बीजाणु होते हैं, लेकिन अगर 4 से ज्यादा हो जाए, 4 से अधिक परागकण आपस में चिपके हुए रह जाए तो ये कहलाएगी बहुबीजाणुकता। धन्यवाद।